वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर मेडिकल के क्षेत्र में करियर अपनाने वाले जो भी युवा साथी है उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के पदों पर भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। उसके ऑनलाइन जो फॉर्म है उसकी पूरी वैकेंसी या विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, शॉर्ट विज्ञप्ति और डिटेल में भी बताऊंगा क्या क्या उसकी तारीखें होगी, किस तारीख से आवेदन जो है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे, किस तरीके से सिलेक्शन का जो क्या क्राइटेरिया रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, उम्र का जो क्या है लिमिट रहेगी, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जो विभाग है, इसकी जो वेबसाइट है, इसके ऊपर यहाँ दो तरह के जो विज्ञापन दिए हुए हैं। नर्सिंग एंड पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2022, इसमें शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है और डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। अब सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको बताऊंगा कि शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट यानी एक पेज में ये दी हुई है, ये क्या है, उसी को डिटेल में भी इसका विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। तो सबसे पहले तो ये जैसे दिनांक 16/11/2022 यानी ये कल की तारीख में जारी विज्ञप्ति है, राजस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान जयपुर की तरफ से। और इसमें है कि राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान सीफू जयपुर द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है और विस्तृत विज्ञप्ति विभाग की जो वेबसाइट है www.sihfwrajasthan.com पे और www.rajswasthya.nic.in पे दिनांक 17/11 से 4:30 बजे से उपलब्ध होगी। यानी ये जैसे कल तो इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन आज से ये विज्ञप्ति है वो साइट पे उपलब्ध है। तो मैंने आपको बता दी किस साइट पे। अब इसमें 23/12 से जो ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू होंगे और वेबसाइट पे उपलब्ध रहेगा। और ये पद स्थायी है जिनकी संख्या निम्नानुसार है, और जिसमें नर्सिंग ऑफिसर्स के जो 1289 पद है और फार्मासिस्ट के 2020 पद है। उपरोक्त भर्ती में राज्य सरकार के जो नवीनतम दिशा निर्देश है उसके अनुसार आरक्षण दिया होगा। उसके अलावा आयु सीमा की गणना 1/1/2023 को आधार मान के की जाएगी और आवेदक की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अधिकतम आयु में जो भी नियमानुसार है वो छूट जो भी होगी वो दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट होने के पश्चात तत्काल एडिटिंग की सुविधा अनुमति नहीं होगी। ये पूरा विस्तृत जो विज्ञापन है उसमें सारी डिटेल्स दी हुई है कि कैसे आप संशोधन कर पाएंगे। और आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात निर्धारित शुल्क जमा करा आप त्रुटि संशोधन हेतु अवसर दिया जाएगा। और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विस्तृत विज्ञप्ति को सावधानीपूर्वक पढ़कर उसमें उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुरूप और स्वयं की पात्रता और सुनिश्चित करने के लिए के पश्चात ही आवेदन करें। और पात्रता के संबंध में विभाग का जो भी निर्णय वो अंतिम होगा। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के जो निवासी अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्रों में विज्ञापित पदों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं, यानी जो शेड्यूल जो एरिया या उसके जो है नॉन टीएसपी के क्षेत्र में भी कर सकते हैं। और इसके लिए प्रत्यक्ष आवेदन करना होगा। अनुभव अवधि को गणना ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की तिथि से प्रारंभ होने से ठीक से पूर्व दिनांक तक यानी निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत करने पर की जाएगी। और अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उसके द्वारा स्वयं या ई मित्र या जन सुविधा केंद्र द्वारा की गई प्रविष्टियाँ सही हो। यानी जब भी आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरें तो आप किसी ई मित्र वाले के भरोसे नहीं रहें, आप सारी चीज़ें एक बार खुद चेक कर लें। और अपलोड किए गए जो दस्तावेज नियमानुसार सही और नियमानुसार है और त्रुटिपूर्ण या गलत प्रविष्टि दस्तावेज के लिए अभ्यर्थी वो स्वयं जिम्मेदार होगा। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। और उक्त विज्ञापित पदों में कमी या वृद्धि अथवा विज्ञप्ति को निरस्त करने किए जाने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा, जिसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी और न ही शुल्क लौटाया जाएगा। और भर्ती के संबंध में समय समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं और दिशा निर्देशों के लिए वेबसाइट जो भी विभागीय वेबसाइट में जो मैंने आपको अभी बताई उस पर आप नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। जैसे ये वेबसाइट है, इसमें यहाँ ये नर्सिंग की जो भी ये विज्ञप्ति है, अब जैसे इसमें यहाँ से जैसे शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की जो शॉर्ट एडवर्टाइज है वो आपके सामने शो हो जाएगी, जो मैंने अभी आपको ये बता दी। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में जो विज्ञप्ति है वो बता देता हूँ। यही विज्ञप्ति 16/11 की जो विज्ञप्ति है और यहाँ विस्तृत विज्ञप्ति है नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट के लिए। अब इसमें विस्तृत विज्ञप्ति में पोस्ट नेम ऑफ पोस्ट है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर नॉन टीएसपी और फार्मासिस्ट नॉन टीएसपी के जैसे इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1250 है, फार्मासिस्ट के 1746 है और फार्मासिस्ट टीएसपी के 181 पद है। और जिसमें सामान्य महिला विधवा विच्छिन्न शामिल है। और इसके अलावा जैसे ये अनरिजर्व सीटें हैं, एससी की कितनी, ओबीसी की कितनी, एसटी की कितनी, एमबीसी की, डब्ल्यूबीसी ईडब्ल्यूएस की, ये सारी सीटें संख्यात्मक रूप से इसमें दी हुई है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन
जो भी है विशेष योग्यजन के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसी का अपनी अपनी कैटेगरी में कितनी रिजर्व है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए जो भी रिजर्व है, और शहरिया जनजाति के क्षेत्रों के लिए जो भी जो सीटें रिजर्व है ये है। उसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु 12 जिले के सारे आदिम वर्ग के 39 बैकलॉग पदों का विवरण है। उसमें से 20 सामान्य, 16 सामान्य महिला और 3 विधवा के द्वारा भरे जाएंगे। और फार्मासिस्ट के जो बैकलॉग के 93 पद है उसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के 34, शहरिया के 1, ये सामान्य में, और सामान्य महिला में 11 पद और 3 विधवा कैटेगरी में। अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के 2 पद और अनुसूचित जनजाति के 30 पद और सामान्य महिला के 9 पद और विधवा के 3 पद है। इस तरीके से ये पूरा पदों का विवरण है। ये सारी जो डिटेल्स है ये आप यहाँ से, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस जो भी साइट मैंने आपको बताई थी, इस साइट से जाकर के आप पूरी डिटेल में ये विज्ञप्ति है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये विज्ञप्ति आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या सबसे अच्छा रहेगा कि इस साइट जो है इस पर आपको विज्ञप्ति है वो आराम से मिल जाएगी, आप मोबाइल या कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं कि इसमें जो विज्ञापित पदों के आरक्षण का लाभ है, नियमानुसार जो भी पात्र श्रेणी के में जो भी ऑनलाइन आवेदन के बाद में दिए होगा, और राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने से संबंधित आरक्षण के लाभ हेतु, यानी जिसमें मूल निवासी के आधार पर कुछ बेनिफिट मिलता है, तो उसके लिए नियमानुसार पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र और विशेष रूप से मूल निवास जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना अनिवार्य होगा। और राज्य सरकार कार्मिक विभाग की अधिसूचना 21/10/2019 के अनुसार यदि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी से विवाह के माध्यम से संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र की सद्भावी निवासी है तो उसे अनुसूचित क्षेत्र का अभ्यर्थी माना जाएगा। यानी जो टीएसपी एरिया के संदर्भ में ये बात है। विधवा वर्ग की महिला अभ्यर्थी है, आवेदक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र और मृतक से अभ्यर्थी का विवाह होने संबंधी प्रमाण पत्र, यानी विवाह का प्रमाण पत्र और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र दोनों पेश करना होगा, तथा विच्छिन्न विवाह को भी विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र। और इस भर्ती हेतु अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख तक सक्षम न्यायालय द्वारा जारी जो डिक्री है वो प्रस्तुत करनी होगी। यानी कि ये जितनी भी भर्तियाँ होती है उस सब में ये बात भी आती है, डॉक्यूमेंट के चेकिंग के समय भी ये समस्या आती है कि आप जिस तारीख को आवेदन कर रहे हैं उस तारीख को आपके पास में जो उस कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं संबंधित कैटेगरी का जो भी प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए। जैसे मान लो विच्छिन्न विवाह का अगर आप कैटेगरी में आप अप्लाई कर रही हैं, कोई भी महिला है, तो उस दिन की डिग्री या उस दिन से पहले की डिग्री आपके पास में विवाह विच्छेद की जो कोर्ट की जो न्यायालय द्वारा सक्षम न्यायालय की जो डिग्री है वो होनी जरूरी है, अन्यथा आपका जो आवेदन है वो अपात्र घोषित किया जाएगा या आपको काउंसलिंग के समय भी, डॉक्यूमेंट चेकिंग के समय भी आपको समस्या हो सकती है। और राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्षों के लिए अग्रणित नहीं करते हुए इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण दंडवत जो भी कैटेगरी वाइज फार्मासिस्ट पद हेतु 30% और नर्सिंग ऑफिसर के पद हेतु 50% होगा। यानी आधी सीटें फार्मासिस्ट नर्सिंग ऑफिसर की महिलाओं के लिए रिजर्व होगी और महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे आवेदक है अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। और ये काफ़ी इसमें जो भी महत्वपूर्ण निर्देश है वो है। और इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी अगर कोई है तो उसके लिए भी जो भी सीटें जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है उसके अनुसार उनको जो भी फायदा मिलेगा। और ये खिलाड़ियों के संबंध में राजस्थान के बाहर की जो भी महिला है वो विवाह के उपरांत अगर राजस्थान राज्य की निवासी बन जाती है तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यानी राजस्थान के बाहर की महिला है लेकिन विवाह राजस्थान में किया है तो भी वो सामान्य में मानी जाएगी, अपनी जो भी कैटेगरी है उसमें ये नहीं गिनी जाएगी। और आवेदक को भारत का नागरिक होना अथवा भारत सरकार के गृह और न्याय विभाग द्वारा इस हेतु प्रदत्त पात्रता का प्रमाण पत्र जारी होना आवश्यक है। अब नर्सिंग ऑफिसर के लिए योग्यता क्या क्या है, महत्वपूर्ण बातें। तो जैसे नर्सिंग ऑफिसर के लिए सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट होनी चाहिए और इसके साथ में जीएनएम कोर्स जो होता है नर्सिंग का, उसके अलावा इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, यानी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से जो भी सर्टिफिकेट या कोर्स जो भी हो, जीएनएम कोर्स या उसके इक्विवेलेंट समान जो भी अगर कोई इंस्टीट्यूट हो तो उससे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र होगा। इसके अलावा रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और उसका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अभ्यर्थी का अनिवार्य है। अधिमान्य जो योग्यता है उसमें देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है और खास करके जो नर्सिंग का जो पंजीयन है वो जरूरी है। और फार्मासिस्ट के जो पद के लिए जो न्यूनतम योग्यता है उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी ये एक तो अनिवार्य है। दूसरा
रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट इन द राजस्थान फार्मेसी काउंसिल, यानी राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, उसके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना जरूरी है, और देवनागरी लिपि और राजस्थानी संस्कृति वगैरह का जो सामान्य ज्ञान है वो होना जरूरी है। तो ये दोनों पदों के लिए महत्वपूर्ण योग्यता थी। नर्सिंग के लिए जीएनएम का जो सर्टिफिकेट है वो जरूरी है, और नर्सिंग काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन। उसी तरह से डी फार्मा यानी फार्मेसी में डिप्लोमा इन फार्मेसी, और जो भी फार्मेसी काउंसलिंग है उसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वेतन है तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए पे लेवल 11, पे मैट्रिक्स जो 11 है, लेवल 11 का जो पद है मतलब उसका वेतन मिलेगा जो 7th पे में है। और फार्मासिस्ट के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 10 है वो मिलेगा। और इसके अलावा सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षक दिन प्रशिक्षु यानी प्रोबेशनर जो ट्रेनी है को परीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर संदत किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाएगी। यानी जो भी सामान्य रूप से सरकार की, राजस्थान सरकार की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें 2 वर्ष का जो प्रोबेशन होता है, और 2 वर्ष के प्रोबेशन के समय जो भी पेमेंट है वो फिक्स पेमेंट दिया जाएगा, पूरा वेतन नहीं दिया जाएगा। यानी जिसमें डीए और एचआरए वगैरह नहीं दिया जाता, सिर्फ मूल वेतन है वो दिया जाता है, और वो भी फिक्स दिया जाता है, तो वो दिया जाएगा। और सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा दिन अवधि के लिए की जाएगी, यानी 2 साल का प्रोबेशन होगा। और 2 साल के प्रोबेशन के दौरान वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों, फिक्स जो पारिश्रमिक है, निर्धारित जो भी दर है यानी कि फिक्स रिन्यूमरेशन है वो दिया होगा। तो वही मैंने आपको बता दिया कि इसमें हाउस रेंट या जो डीए वगैरह वो इसमें शामिल नहीं होगा। यानी कि इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता जैसे मकान किराया है, महंगाई भत्ता, डीए या एचआरए, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष भत्ता वगैरह ये कुछ भी दे नहीं होगा। सिर्फ आपको स्थायी जो मतलब जो निर्धारित जो मानदेय है वो दे होगा। और परिवीक्षा अवधि की अन्य सुविधाएं अवकाश राजस्थान सेवा नियमों में जो भी है उसके अनुसार दी जाएगी। यानी सामान्य रूप से जो भी सीएल वगैरह का प्रावधान होता है वो मिलेगी, बाकी कोई सुविधाएं वो नहीं मिलेगी। आयु सीमा है तो आयु की गणना 1/1/2023 को आधार मान के की जाएगी। और अभ्यर्थी की जन्म तिथि सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल की अंक तालिका या सर्टिफिकेट है उसमें जन्म तिथि अंकित न वो है वो मान्य होगी। और उसमें अंकित नहीं होने पर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि प्रमाणित होती हो अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि जन्म तिथि के लिए आपको सेकेंडरी की मार्क लिस्ट, और अगर मार्क लिस्ट में नहीं है तो आपको जो सेकेंडरी की सर्टिफिकेट है उसमें अनिवार्य रूप से होती है। अब जैसे पहले अलग अलग आते थे, आजकल मार्क लिस्ट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही आते हैं, तो उसमें अनिवार्य रूप से डेट ऑफ बर्थ होती है, तो वो आपको अपलोड करना है। और 1/1/2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी जरूरी है, और अधिकतम 40 वर्ष होनी है। और अधिकतम आयु में जो भी नियमानुसार राज्य सरकार की जो छूट है वो दी होगी। जैसे राज्य सरकार की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी थे उनको अधिकतम सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी न्यूनतम आयु तो उनकी 18 साल रहेगी, लेकिन अधिकतम 40 + 5 यानी 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 साल की छूट मिलेगी। और राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस की जो भी महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी अधिकतम, यानी कि 40 + 10 50 साल की उम्र तक वो अपना फॉर्म भर सकती है। और विधवा और विच्छिन्न महिलाओं के मामले में अधिकतम आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं है, वो किसी भी उम्र तक फॉर्म भर सकती है। और भूतपूर्व सैनिकों को है वो भी नियमानुसार जो भी 15 वर्ष की छूट है या जो भी है वो दे होगी। और राजस्थान के 2 दिव्यांगजन हैं उनको भी अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी होगी। इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग सेवा नियम के अंतर्गत नियम 10 के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को इस विज्ञापित पद पर उनके कार्य अनुभव अवधि की सीमा तक अधिकतम 5 साल की आयु में शिथिलता प्रदान की जाएगी। तो ये इसके अलावा काफ़ी जो डिटेल्स या स्पष्टीकरण दिया हुआ है जो भी नियम के संबंध में या आयु के जो छूट के संबंध में, वो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप देख सकते हैं। वरना इसमें अब और क्या क्या होगा, दस्तावेजों का सत्यापन। तो इसमें जैसे सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, तो चयन प्रक्रिया कैसे होगी वो मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थी का चयन नियमों में यथा निर्दिष्ट निर्धारित शैक्षिक योग्यता परीक्षा और व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों और अनुभव आधारित देय बोनस आदि जो भी दिए होगा उसको वरीयता जोड़कर वरीयता के अनुसार किया जाएगा। यानी जैसे नर्सिंग के लिए तो जो नर्सिंग जीएनएम का जो भी कोर्स होगा उसके जो भी मार्क्स और सीनियर सेकेंडरी के जो मार्क्स है इनको जोड़ करके मेरिट बनाई जाएगी। और अगर कोई बोनस अंक दे है अनुभव वगैरह का तो वो इसमें जोड़ा जाएगा। अब इसमें आवेदकों द्वारा ऑनलाइन भरे गए डेटा की प्रथमतः स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण या मिथ्या पाए गए या किसी अन्य कारण से निरस्त किए जाने योग्य आवेदनों को रद्द करने के बाद जो शेष जो आवेदन है उनसे मेरिट तैयार की जाएगी। और मेरिट आवेदित श्रेणी के अनुसार उच्च स्थान प्राप्त लगभग 1.5 गुना विज्ञापित पद होगा। यानी जितना भी विज्ञापित पद है उसके 1.5 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा, यानी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जिसके दिनांक, समय, स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष से दी जाएगी।
और जो भी आवेदन आप करें उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों है, वो आप वर्किंग दें, आपका अपना मोबाइल नंबर दें, ताकि जो भी सूचना आपको मिले वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे मिल जाए। और अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अंकित अपलोड किए जाने वाले समस्त जो भी मूल दस्तावेज के साथ में निर्धारित समय और दिनांक को सीपू या सीपू द्वारा तय किए गए अन्य निर्धारित स्थान पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। और दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार्य दस्तावेजों के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थी जो भी होंगे उनको प्राप्त अंकों के अनुसार जो प्रोविजनल मेरिट तैयार की जाएगी, और प्रोविजनल मेरिट प्राप्त उसके बाद में जो भी आपत्तियों के निराकरण के बाद में अंतिम है वरीयता सूची जो भी जारी की जाएगी। और दस्तावेजों का सत्यापन है वो भी निर्धारित तिथि तक सीपीयू द्वारा जो भी आयोजित करने पर निर्धारित तिथि और समय पर दस्तावेजों का सत्यापन स्थान पर व्यक्तिगत उपस्थित होकर के करना पड़ेगा। और दस्तावेज सत्यापन है तो जो भी अभ्यर्थी है उनको निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र, शुल्क की रसीद की हार्ड कॉपी, जो भी आप अगर फॉर्म जमा करते हो उसके शुल्क है उसकी, और जो भी समस्त मूल दस्तावेज जो आप अपलोड कर रहे हैं और जो भी अनिवार्य है के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अर्थात अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति आप उसको संभाल के रखें। ऑनलाइन आवेदन के समय घोषित समस्त शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता जैसे 10वीं 12वीं और नर्सिंग है या फार्मेसी के जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, आयु के लिए सेकेंडरी की मार्कलिस्ट या सर्टिफिकेट है, और अन्य जो भी दस्तावेज जाति का, मूल का या अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में है, या आप किसी कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जिस भी कैटेगरी में आप अगर छूट चाहते हैं या श्रेणी में आवेदन कर रहे हैं किसी आरक्षित श्रेणी में, तो उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है वो आपके पास में होना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जिस कैटेगरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी का दस्तावेज आप ऑनलाइन जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आपके पास में होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप जो 20 तारीख को अगर फॉर्म भर रहे हैं तो 20 तारीख से पहले का आपके पास में EWS की कैटेगरी में आप भर रहे हैं तो EWS का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। और नहीं तो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में कई तरह की समस्या आती है और वो फिर पात्रता की श्रेणी से बाहर हो सकते हैं आप। तो पहले आप सारे जो भी डॉक्यूमेंट आपके हैं वो आपको तैयार करें। अब जैसे OBC का सर्टिफिकेट है वो जैसे सामान्य रूप से 1 साल का मान्य होता है और 2 साल तक एक्सटेंशन होता है। EWS का भी सर्टिफिकेट प्रति वर्ष वित्तीय वर्ष के दौरान बनता है। तो अगर उसकी समय सीमा समाप्त होगी तो सबसे पहले तो आप वो सर्टिफिकेट बनाएं, उसके बाद आवेदन करें, ताकि जिस दिन आवेदन करें उस तारीख की या उससे पहले का आपके पास में वैध सर्टिफिकेट है वो हो, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं आए। क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने कई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लिया, जैसे LDC 2013 वाली भर्ती में या रिट के जो भी डॉक्यूमेंट थर्ड के टीचर्स के, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोग जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो जो भी आवेदन की निर्धारित तिथि है उसके पश्चात का करते हैं या वो बना लेते हैं, तो बाद में वो समस्या होती है और उसको फिर कई शपथ पत्र देना पड़ता है और कई बार अगर पात्रता की श्रेणी से वो बाहर भी हो जाता है। तो ये गलती आप नहीं करें, विशेष ध्यान रखें। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सूचना के आधार पर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा, और इसलिए जो भी सूचनाएं आप भरें सही भरें, और अगर सही सूचना नहीं होगी तो आपका आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ये कुछ और कूट दस्तावेज प्रस्तुत करने, यानी अगर आप फर्जी दस्तावेज या गलत सूचना देते हैं तो आपके खिलाफ में जो भी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। अब ऑनलाइन जो आवेदन है वो 24/11/2022 को अपराह्न 4 बजे से शुरू हो जाएगा। यानी अभी जैसे आज 17 तारीख है तो अभी ऑनलाइन आवेदन में अभी शुरुआत में टाइम है। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट आप तैयार करना चाहते हैं अगर आपके पास में नहीं है, अपनी विशेषकर अपनी जो भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट जो भी अपडेटेड नहीं है तो उनको आप तैयार कर लें, क्योंकि 23/12 तक आप मध्य रात्रि तक फॉर्म भर सकते हैं। तो उससे पहले आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है वो होना जरूरी है। तो जिस दिन आपके पास में डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएं उसी दिन आप आवेदन करें। ऐसा नहीं कि आप आवेदन के लिए आज अप्लाई कर रहे हैं और फॉर्म भी भर रहे हैं और जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट है वो 4-10 दिन बाद में जारी होता है, तो फिर आपके वो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आप आवेदन मान लो आज जैसे 24 तारीख को शुरू 25 को आप आवेदन कर रहे हैं और 25 के लिए EWS या OBC सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया और वो सर्टिफिकेट 30 तारीख को आ रहा है और आप 25 तारीख को आवेदन कर रहे हो और सर्टिफिकेट आपके उसके बाद की डेट का है, तो वो समस्या हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि आवेदन जो भी सर्टिफिकेट आपके पास मतलब आपके पास में उपस्थित हो या आपके मिल जाए उसके बाद ही आवेदन करें, क्योंकि लगभग 1 महीने से भी ऊपर का समय अभी तक आपके पास में है। तो ये विशेष ध्यान रखें। और ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद में अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो बीच में आप उसको करेक्शन नहीं कर सकते। ऑनलाइन आवेदन की जो भी अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी, जैसे ये 23/12, तो उसके बाद से लेकर के जो ऑनलाइन आवेदन में करेक्शन का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा और 200 रुपये का आपको निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा। उसके बाद में आप जो भी आवेदन में उसमें अगर कोई गलती है तो आप उसको सुधार सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो जो भी वेबसाइट जो विभाग की वेबसाइट है, एक तो www.sihfwrajasthan.com और rajswasthya.nic.in पे
जो भी लिंक है वो उपलब्ध हो जाएगा। और ये अभी नहीं होगा, क्योंकि जिस दिन फॉर्म भरने शुरू होंगे उसी दिन होगा। और आवेदन भरने के पश्चात में आप जैसे ही भुगतान करेंगे, आपके ऑनलाइन आवेदन का जो एप्लीकेशन आईडी है वो जनरेट होगा, वो आप अपने पास सुरक्षित रखें और उसका प्रिंट भी निकाल लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जो भी ऑनलाइन आवेदन है वो अनिवार्य रूप से आपके पास होना जरूरी है। तो ये भी आप संभाल के रखें, उसकी PDF को आप ईमेल में भी रखें और अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जहाँ भी हो, या उसकी हार्ड कॉपी निकाल करके रखें, तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। और किसी प्रकार का जो भी शुल्क है वो रिफंड नहीं किया जाएगा, और शुल्क का भुगतान वगैरह है वो आप निर्धारित तिथि तक ही करें। और जब तक शुल्क का भुगतान नहीं होगा तब तक जो फॉर्म है वो उसकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट नहीं होगी, तो ये विशेष ध्यान रखें। और फीस भरने से पहले आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो आप एक बार देख लें कि उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। और आवेदक एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन भर सकेंगे, अर्थात एक मोबाइल नंबर से एक से अधिक आवेदन नहीं भरे जा सकेंगे, तो ये आप ध्यान रखें। और विशेष करके आप ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है वो वर्किंग दें, क्योंकि कई सूचनाएं आपको मोबाइल नंबर पर आएगी। और जैसे अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन प्रथम बार में आधार क्रमांक, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भरने का अवसर दिया जाएगा, और उक्त आधार क्रमांक के आधार पर मोबाइल नंबर आवेदन पत्र भरे जाने हेतु OTP प्राप्त होगा। तो वो मोबाइल आप वही रखें जो आपके पास हो। और अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी किसी भी परिस्थिति में बदले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये कोशिश आप करें कि जो भी आपका वर्किंग मोबाइल नंबर हो और उसको चेंज नहीं करें, क्योंकि सारे जो भी ईमेल वगैरह या मैसेज जो भी है, OTP वगैरह, वो मोबाइल पे आएंगे। ये विशेष ध्यान रखें। और शुल्क है वो आपको निर्धारित समय तक जमा करवा लेना है। और भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें दी हुई है, जैसे दस्तावेज जो भी अपलोड करेंगे तो वो दस्तावेज या तो JPG में, PNG में, PDF में या JPG फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकेंगे। और PDF की फॉर्मेट जो 1.5 MB की साइज़ तक के, और दूसरे जो भी शेष फॉर्मेट है वो 200 KB में, जैसे फोटो वगैरह है वो 200 KB में अपलोड किए जा सकेंगे। फोटोग्राफ स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तो फोटो आपका नवीनतम हो, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो, और अपलोड करनी है। और मोबाइल और अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग नहीं करें, यानी कि जो रंगीन फ़ोटो आपका खींचा हुआ है वही आप अपलोड करें। और फोटो की पृष्ठभूमि जैसे या तो सफ़ेद हो या हल्के कलर की हो, ताकि आपका फोटो चेहरा साफ दिखना चाहिए, और फोटो में कम से कम 50% स्थान है वो आपका चेहरा आना चाहिए। तो और जो भी ये सामान्य नियम है कि चश्मा अगर आप पहनते हैं तो ही रखें, धूप वाला चश्मा वगैरह वो नहीं है, अलाउ नहीं है, और वो फ़ोटो भी आपका काम नहीं आएगा। और हस्ताक्षर जो भी आप अपलोड करें वो भी आप या तो ब्लैक पेन से या नीले पेन से करें, और डार्क पेन से करें, ताकि क्या आपका जो भी स्कैन है वो सही हो सके। और इस तरीके से ये महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और एक अंतिम बात आपको बता दूँ, आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और राजस्थान के क्रीमी लेयर के जो OBC वर्ग के हैं उनके लिए 500 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के जो OBC वर्ग और EWS यानी कमजोर वर्ग है उनके लिए 350 रुपये। समस्त विधवा, विच्छिन्न महिला और विशेष योग्यजन और राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है उनके लिए 250 रुपये। तो ये अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप फीस भरें। अगर कम फीस भरते हैं तो आपके बाद में भी समस्या, अगर कैटेगरी आपकी सामान्य है और आपके पास उस तारीख में आय प्रमाण पत्र 2,50,000 का है तो ही आप 250 रुपये भरें, अन्यथा आप 350 या 500 रुपये जो भी आपके लागू हो तो वो भरें। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में ये भी देखा जाता है कि आपने किस कैटेगरी से आवेदन किया था। और जैसे मान लो इस श्रेणी में करें तो आपके उस तारीख का आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी का आपके पास में होना जरूरी है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये भी समस्या कई बार देखी गई है कि ये प्रमाण पत्र नहीं होता है और फीस कम जमा करते हैं, फिर उसके बाद में या तो आपको स्टाम्प जो भी पोस्टल ऑर्डर वगैरह या अन्य के माध्यम से आपको जो है एक्स्ट्रा शुल्क है वो आपको जमा कराना पड़ता है। ऐसी नौबत नहीं आए तो आप अपने जो भी कैटेगरी हो उसी के हिसाब से आप जो फीस भरें। तो ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। और इसी तरह की जानकारी या अपडेटेड जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।